जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज भी हम इंटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जीव विज्ञान इंटर यानी बायोलॉजी इंटर के लिए हमारा, वैसे बायोलॉजी हाई स्कूल के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ज़्यादातर जो आता है ये किस में आता है, कक्षा 12 जीव विज्ञान में। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम 4 टॉपिक आपको इस वीडियो में समझाएंगे। पहला टॉपिक है हमारा सहोपकारिता, दूसरा है सहभोजिता, तीसरा परजीविता और चौथा है परभक्षण। ये संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में आते हैं एग्जाम में। और सबसे पहले हम एक एक करके इन टॉपिकों को यहाँ पर कवर करेंगे, इनके आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पर सहोपकारिता। ठीक है, सहोपकारिता क्या है? देखिए, ये दो अलग जातियों के जीवों का साथ रहना जिनमें दोनों जातियों के जीवों को लाभ पहुंचता है, किंतु ये प्राकृतिक दशाओं में ये अलग अलग नहीं रह सकते, तो ये प्रक्रिया सहोपकारिता कहलाती है। यानी दो जीव हैं, वो आपस में साथ रहते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही संबंध को हम क्या बोलेंगे? सहोपकारिता कहते हैं। यानी सहजीवी संबंध का दूसरा नाम ही सहोपकारिता है। इसमें दो जीव आपस में रहकर सहजीवन व्यतीत करते हैं और दोनों ही जीवों को लाभ होता है। खास बात क्या है कि दोनों ही जीवों को लाभ होता है, किसी को नुकसान नहीं होता, दोनों को ही लाभ होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सहोपकारिता कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम एक जीवाणु है जो दाल की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। दाल की, जैसे मसूर की दाल का जो पौधा होता है उसकी जड़ों में क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों के अंदर ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक एक जीवाणु होता है। तो इनका सहजीवी संबंध क्या है? ये जीवाणु दाल वाले पौधे की जड़ों को वायुमंडल की नाइट्रोजन को एकत्र करके इसे पहुंचाता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो। नाइट्रोजन स्थिरकारक जीवाणु कहते हैं इसे, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु को। तो ये दाल के पौधों को क्या करता है? दाल वाली पौधों को क्या पहुंचाता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके उसे नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में इसको पहुंचाता है, और बदले में क्या लेता है? स्थान लेता है, यानी आवास लेता है। तो दोनों को ही यहाँ पर लाभ मिलता है, इसलिए ये सहोपकारिता का बेस्ट उदाहरण है। इसके बाद साइकस की जो जड़ें होती हैं वो भी कोरोलाइड होती हैं, गांठदार होती हैं और काफी बड़े एरिया को घेरे रहती हैं, ऊपर ऊपर होती हैं, काफी चौड़ी चौड़ी काफी मोटी मोटी जड़ें होती हैं। इनमें भी जीवाणु पाया जाता है जो कि साइकस के पौधे को वही नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है, नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध कराता है। तो ये यहाँ पर भी ये संबंध। इसके बाद लाइकेन है। तो लाइकेन में क्या है? कवक और शैवाल का जो संबंध है वो लाइकेन कहलाता है। कवक और शैवाल का संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कवक शैवाल के ऊपर रहता है, यानी आवास प्राप्त करता है, और बदले में जो शैवाल है कवक को क्या पहुंचाता है? क्या पहुंचाता है? इसे भोजन उपलब्ध कराता है। और कवक क्या करता है? कवक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इस शैवाल को उपलब्ध कराता है, यानी बदले में, यानी दोनों को लाभ होना चाहिए। तो शैवाल को क्या लाभ है? शैवाल को कवक क्या दे रहा है? नाइट्रोजन को उपलब्ध करा के दे रहा है, और बदले में शैवाल इसे एक तो आवास दे रहा है और उसके बाद खाना बना के भी दे रहा है इसे। तो दोनों को यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिए सहोपकारिता। और एक और है कि हमारी छोटी आंत में बड़ी आंत के कॉलन में एक परजीवी पाया जाता है, एक क्या कहते हैं? परजीवी पाया जाता है जिसका नाम एंटमीबा कोलाई है। वो भी क्या करता है? हमारी आंत में रहता है और सहोपकारिता प्रदर्शित करता है। ठीक है, वो भी हमें हमारे ऊपर कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। अब देखिए, अगला हमारा पॉइंट है सहभोजिता। सहभोजिता देखिए ये क्या है कि ये सहजीवता का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है परंतु दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ठीक है, यानी दो जीवों का ऐसा संबंध। अब देखिए, जीव जीव के बीच में संबंध हो सकता है, या पौधे पौधे के बीच में संबंध हो सकता है, या पौधे और जीव के बीच में संबंध होता है। ठीक है, यानी समान भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं ये। यानी जीव जीव के बीच में तो समान हो गया, पौधे पौधे के बीच में तो समान हो गया, और अगर जीव और पौधे के बीच में है तो ये असमान हो गया, यानी विषम हो गया।
एक बार और देख लेते हैं। ये सहजीविता का ऐसा स्वरूप है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। इसके लिए एग्जाम्पल देखें, आम के वृक्ष की डाली पर आर्किड नामक, देखिए आर्किड एक पौधा है जो कि वायुमंडल की नमी को प्राप्त करता है, यानी उसके लिए पानी इतना ही जरूरी है। क्या है, वायुमंडल में जो जलवायु घूमती है उसको ही ग्रहण करता है। इसकी जड़ें कैसी होती है, आर्द्रता ग्राही होती हैं। इसे अधिपादप के नाम से जानते हैं आर्किड को। इसकी लाखों जातियां हैं। तो पाया जाने वाला जो आर्किड है ये इस पर उगता है। ये वातावरण से नमी व पोषण प्राप्त करता है। इससे आम के वृक्ष को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ना तो कोई उससे कोई फायदा होता है आम के वृक्ष को और ना ही कोई उसे नुकसान होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं सहभोजिता, और इसमें आर्किड सबसे अच्छा उदाहरण है, आम का पेड़ और आर्किड का। ठीक है, क्योंकि आम के पेड़ को तो कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आर्किड का पौधा इस पर उगकर वायुमंडल की नमी और पोषण प्राप्त करता है। इसके बाद हमारा अगला है परजीविता, या इसके लिए हम और भी बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो चिड़िया होती हैं वे जो पशु वगैरह होते हैं, चाहे वो जंगली हों या पालतू पशु हों, कि उन पर बैठ जाती हैं और उनकी जो चीचड़ी होती हैं या उनकी जो जुएं होती हैं या उनके जो परजीवी होते हैं उनके ऊपर पाए जाने वाले जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं उनको खाती हैं। ठीक है, तो उनको खा रही हैं। तो अब बात क्या है कि उनको तो फायदा हो रहा है चिड़ियों को, लेकिन उस जीव को जिसके ऊपर वो बैठकर उनको खा रही हैं उस जीव को भी थोड़ा बहुत फायदा होता है लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो वो श्रेणी भी हम इसमें डाल सकते हैं सहभोजिता पर। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता जीवों पर, अगर उन पर वो बैठ के उनके हानिकारक जितने भी कीट हैं उनको खा जाती हैं। इसके बाद अब आता है हमारा परजीविता किसे कहते हैं। तो इसमें एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, यानी पूर्ण रूप से निर्भर रहता है एक जीव भोजन के लिए। जैसे मांसाहारी जो जीव होते हैं, शेर, चीता वगैरह, ये पूर्ण रूप से इनको क्या चाहिए, केवल मांस चाहिए। तो ये मांस ये छोटे जीव से भी प्राप्त कर सकते हैं और बड़े जीव से भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी पूरी तरीके से ये मांस पर ही डिपेंड है और ये शिकार करके खाते हैं। इसके अलावा और भी है यहाँ पर देखिए, इसके अलावा जो हमारे अंदर छोटी आंत में पाया जाता है एस्केरिस, तो वो भी क्या कहते हैं, हमारी छोटी आंत को अपना घर बना लेता है और वहीं पर पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसके बाद जैसे मैंने बताया एस्केरिस का आंत में पाया जाना, मच्छर और खटमल, क्योंकि मच्छर और खटमल ये ऐसे जीव हैं जो पूर्ण रूप से दूसरे जीवों के खून पर डिपेंड है, यानी खून चूसते हैं, ये इनका भोजन है खून। तो इसलिए मच्छर और खटमल भी इसमें आ जाएंगे आपके परजीविता में, यानी ये कैसे जीव हैं, परजीवी जीव। अगर हम पौधे की बात करें तो पौधे में आता है अमरबेल। तो अमरबेल क्या है कि अमरबेल दूसरे पौधों पर उगती है, दूसरे वृक्षों पर उगती है, यानी उस पर ये पूरी तरीके से डिपेंड रहती है, आवास के लिए भी और भोजन के लिए भी। यानी आवास भी उसी पेड़ से प्राप्त करती है, दूसरे पेड़ से, और उससे भोजन भी प्राप्त करती है। ठीक है, अमरबेल अगर पौधों की बात करें। जंतुओं में मैंने बताया एस्केरिस, मच्छर, खटमल, और पौधों में मैंने बताया अमरबेल। और भी हैं अलग अलग तरीके के। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है इसमें परभक्षण। परभक्षण देखिए, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव का शिकार करके, ठीक है, शिकार देखना, उसको भोजन के रूप में लेता है। एक बार और, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव का शिकार करके उसको भोजन के रूप में लेता है, उस जो जीव शिकार करता है वे परभक्षी कहलाता है, और जिसका शिकार होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं भक्ष्य। भक्ष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें, शेर हिरण का शिकार करके उसे भोजन के रूप में ले लेता है, तो अतः शेर क्या कहलाएगा, परभक्षी कहलाएगा, परभक्षी जीव। और हिरण, क्योंकि हिरण का शिकार हुआ है इसलिए हिरण कहलाएगा भक्ष्य जीव। तो ये हमारे सहोपकारिता, सहभोजिता, परजीविता, परभक्षण, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इंटर जीव विज्ञान के लिए। ठीक है, इसकी तैयारी कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।